वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंडक्शन मोटर। तो देखिए, इंडक्शन मोटर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, आप स्टार्टिंग से देखिए। तो आज या कल में हम मेजरमेंट भी स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है कॉगिंग एंड क्रॉलिंग। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रॉलिंग। बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, क्रॉलिंग क्या होता है? तो क्रॉलिंग एक फिनोमिना होता है जो हमें इंडक्शन मोटर में देखने को मिलता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स। क्रॉलिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? स्पेस हार्मोनिक्स। तो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको। तो लिखिएगा, कॉगिंग टेक्स प्लेस इन इंडक्शन मोटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेस हार्मोनिक। कॉगिंग हमेशा स्पेस हार्मोनिक की वजह से होता है। अब ये स्पेस हार्मोनिक कैसे जनरेट होते हैं? तो स्पेस हार्मोनिक तब बनते हैं जब एयर गैप में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन साइनसोइडल होता है। फ्लक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अगर नहीं हो पाई है किसी भी कारण से एयर गैप में इंडक्शन मोटर के, तो हमें कॉगिंग देखने को मिलता है। करेक्ट। और उसकी वजह से क्या जनरेट होते हैं? स्पेस हार्मोनिक। तो स्पेस हार्मोनिक कैसे जनरेट होते हैं, अगर ये कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? तो लिखिएगा, स्पेस हार्मोनिक जनरेट्स ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन एयर गैप। अगर एयर गैप में जो फ्लक्स है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो हमें क्या मिलते हैं रिजल्ट में? स्पेस हार्मोनिक। और वही स्पेस हार्मोनिक किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? क्रॉलिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं स्पेस हार्मोनिक को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ऑर्डर ऑफ स्पेस हार्मोनिक, ऑर्डर ऑफ स्पेस हार्मोनिक। तो स्पेस हार्मोनिक को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें दो चीजें मिल रही हैं। पहला तो मिल रहा है 6k प्लस 1, और दूसरा हमें क्या देखने को मिल रहा है? 6k माइनस 1। सही है। तो 6k प्लस 1 वाले जो हार्मोनिक्स हैं इन्हें बोला जाता है पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक। 6k माइनस 1 वाले जो हार्मोनिक है उन्हें क्या बोला जाता है? नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि 6k प्लस 1 वाले पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक होते हैं और नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक कौन से होते हैं? 6k माइनस 1 वाले। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो अगर हम k की वैल्यू 1 पुट कर दें दोनों केसेस में, पुट k इज इक्वल टू 1 इन बोथ केसेस, तो पहले में हमें क्या मिल रहा है? 6 की वैल्यू 1 हो गई, मतलब सेवेंथ हार्मोनिक। दूसरे में हमें क्या मिल रहा है? 6 माइनस 1 फिफ्थ हार्मोनिक। तो हमेशा याद रखिएगा सेवेंथ हार्मोनिक क्या है? पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक। और फिफ्थ हार्मोनिक क्या है? नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक। और यही दो हार्मोनिक मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रॉलिंग के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आप बोलोगे कि हम k की वैल्यू 2 रख के भी तो निकाल सकते हैं। तो k की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो ये आ जाता है 13th हार्मोनिक, और k की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये आ जाता है 11th हार्मोनिक। बट आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे हार्मोनिक्स का जो ऑर्डर है वो इंक्रीज होता जाता है, जो हार्मोनिक की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। जैसे ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स अगर इंक्रीज होता जा रहा है, सो इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। सही है। तो आप मुझे बताइए
स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है उस हार्मोनिक की, मतलब वो हार्मोनिक कमजोर होता जा रहा है, वो अपना इफेक्ट उतना नहीं दिखा पाएगा, राइट? इसीलिए हम सिर्फ k इज इक्वल टू 1 को लेके सेवेंथ और फिफ्थ हार्मोनिक को लेके एनालाइज करते हैं, और हम ये देखते हैं कि जो क्रॉलिंग है उसके लिए यही दो हार्मोनिक रिस्पॉन्सिबल है। सही है। अब आप बोलोगे कि हमें ये नहीं पता कि ये सेवेंथ हार्मोनिक को पॉजिटिव सीक्वेंस क्यों बोला जा रहा है और फिफ्थ हार्मोनिक को नेगेटिव सीक्वेंस क्यों बोला जा रहा है। तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि मैंने शायद सिंक्रोनस मशीन के केस में कराया था। सिंक्रोनस मशीन के केस में कराया था, अगर नहीं कराया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको ये जानना है कि जो सेवेंथ हार्मोनिक है वो पॉजिटिव कैसे हुआ और फिफ्थ हार्मोनिक है वो नेगेटिव कैसे हुआ, तो ये मैं आपको समझा दूंगा। करेक्ट। चलिए, अब तक आई होप आपको क्लियर होगा, अब तक हमने जितना पढ़ा है। तो अभी हमारे पास कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास दो हार्मोनिक हैं, सेवेंथ हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक, और ये दोनों जनरेट क्यों हुए हैं? नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन एयर गैप की वजह से ये दोनों हार्मोनिक्स क्या हुए हैं? जनरेट हुए हैं। मतलब हमारे पास सेवेंथ हार्मोनिक करंट भी फ्लो हो रही है और फिफ्थ हार्मोनिक करंट भी फ्लो हो रही है। सही है। तो ये जो सेवेंथ हार्मोनिक करंट है और फिफ्थ हार्मोनिक करंट है, इनकी वजह से भी कुछ फ्लक्स जनरेट होगी, राइट? तो सेवेंथ हार्मोनिक की वजह से, यानी कि पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक की वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगी वो फंडामेंटल फ्लक्स के सेम डायरेक्शन में होगी। फ्लक्स विल बी इन सेम डायरेक्शन। फ्लक्स विल रोटेट लिख लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पे एमएमएफ, रोटेटिंग एमएमएफ की बात कर रहे हैं। फ्लक्स विल रोटेट इन सेम डायरेक्शन एज ऑफ फंडामेंटल। और यहाँ पे क्या होगा? फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगी वो फंडामेंटल के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी। सो इन दिस केस फ्लक्स विल रोटेट in opposite direction to that of fundamental। करेक्ट। और मैंने आपको क्या बताया है इससे पहले कि जो हमारा रोटर है वो हमेशा फ्लक्स की डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है। करेक्ट। तो अब मुझे बताइए, फ्लक्स की डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है, इसका मतलब क्या है? जो टॉर्क है वो फ्लक्स की डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो फंडामेंटल की डायरेक्शन में रोटेट कर रही है इन द केस ऑफ सेवेंथ हार्मोनिक। तो जो सेवेंथ हार्मोनिक है वो क्या करने की कोशिश करेगा? वो पॉजिटिव टॉर्क लगा रहा है रोटर के ऊपर। बट जो फिफ्थ हार्मोनिक है वो रोटर को उल्टी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही है क्योंकि इसकी जो फ्लक्स है वो फंडामेंटल के उल्टी डायरेक्शन में रोटेट कर रही है क्योंकि ये नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक है। तो फिफ्थ हार्मोनिक क्या करेगी? नेगेटिव टॉर्क लगाएगी। करेक्ट। अब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पे हम चलने वाले हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हार्मोनिक्स। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 120 एफ अपॉन पी। ये तो हमने पढ़ा है। यहाँ पे एक और टर्म जुड़ जाता है एन का, बिकॉज जो हार्मोनिक्स है, जो स्पेस हार्मोनिक्स हैं, वो पोल को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पे जो पोल की जगह एन टाइम्स पोल आ रहा है वो आ रहा है बिकॉज ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स। पोल्स गेट चेंज्ड बाय स्पेस हार्मोनिक्स। करेक्ट। तो अब मुझे बताइए, स्पीड ऑफ आरएमएफ, यहाँ पे
120 F/p, ये क्या होता है? क्या ये सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला नहीं है? तो हम इसे लिख सकते हैं ns/n, यानी कि कोई भी स्पेस हार्मोनिक वो स्पीड को उतने टाइम्स रिड्यूस कर देता है। अगर फिफ्थ हार्मोनिक है तो उसकी वजह से जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, ns/5। अगर सेवेंथ हार्मोनिक है तो उसकी वजह से जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, ns/7। राइट, मतलब स्पीड उतने टाइम्स रिड्यूस हो जा रही है जो हार्मोनिक की हम बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, अब हम चलते हैं मेन क्रॉलिंग के फॉर्मूला पे। जो बेसिक था वो हमने देख लिया है। तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है, स्पीड ड्यू टू फिफ्थ हार्मोनिक, ये क्या हो जाएगा, -ns/5। स्पीड ड्यू टू सेवेंथ हार्मोनिक, ये कितना हो जाएगा, +ns/7। प्लस हमारे पास एक फंडामेंटल जो स्पीड है वो ऑलरेडी रहेगी। तो चलिए हम इसको एनालाइज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताइए, मैं उसके डाउट क्लास ले लूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। यहां पे हम ले लेते हैं टॉर्क, यहां पे हम ले लेते हैं स्पीड, मतलब स्पीड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। टॉर्क स्पीड कर्व बन कैसे रहा है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या कहला रही है, ns, सिंक्रोनस स्पीड। अब देखिए, ये तो है हमारा फंडामेंटल टॉर्क स्लिप कर्व। एक चीज अब मुझे बताइएगा, फिफ्थ हार्मोनिक की जो स्पीड है वो कितनी है, -ns/5। तो अभी हमारा ns है यहाँ पे, ns अगर हम ns/5 करते हैं तो जो हमारी स्पीड है वो कहाँ पे आनी चाहिए, कुछ यहाँ पे ns/5। बट हमारी जो फिफ्थ हार्मोनिक की स्पीड है वो कितनी है, -ns/5। तो -ns/5 कहाँ आएगा, कुछ यहाँ पे। तो फिफ्थ हार्मोनिक के लिए टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक हम बनाएंगे कुछ इस तरह से, देखिएगा। ये जो पॉइंट है ये है -ns/5, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, करेक्ट। अब सेवेंथ हार्मोनिक की स्पीड कितनी है, ns/7। हमारा ns कहाँ पे है, ये है ns, तो ns/7 कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे। तो ये आ जाएगा -ns/7, सॉरी +ns/7, ns/7, क्योंकि ns तो यहाँ पे है, उसको 7 बार डिवाइड करेंगे तो वैल्यू स्पीड और कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम बना देते हैं, सॉरी, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। ये हो गया ns/7 की वजह से टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें जो रिजल्टेंट टॉर्क मिलेगा वो फंडामेंटल ns/7 यानी कि सेवेंथ हार्मोनिक वाला कर्व और फिफ्थ हार्मोनिक कर्व वाला कर्व, तीनों को मिला के बनेगा जिसपे हमारी मोटर काम करेगी। तो चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूं एक लोड टॉर्क। लोड टॉर्क को हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट। ये है हमारा लोड टॉर्क। चलिए अब हम फंडामेंटल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसका रिजल्टेंट कैसे हम प्लॉट करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट शुरू होगा वो मुझे बताइए, फंडामेंटल के ऊपर से शुरू होगा
इस पर्टिकुलर पॉइंट से या फंडामेंटल के नीचे इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो देखिए फंडामेंटल हमारा पॉजिटिव है, सेवेंथ हार्मोनिक पॉजिटिव है, बट फिफ्थ हार्मोनिक क्या है हमारा नेगेटिव। और हमेशा याद रखिएगा हार्मोनिक का वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो फिफ्थ हार्मोनिक और सेवेंथ हार्मोनिक को अगर हम कंपेयर करें तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर होगा, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मैंने बताया था कि हार्मोनिक का ऑर्डर जितना कम होता है उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है। मतलब फिफ्थ हार्मोनिक की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और फिफ्थ हार्मोनिक की स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वाला टर्म ज्यादा है। तो पॉजिटिव वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें फाइनली क्या मिलेगा यहाँ से नेगेटिव, मतलब हमारा कर्व नेगेटिव से स्टार्ट होगा। अब इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए NS बाई 5 नेगेटिव है, NS बाई 7 पॉजिटिव है, और ये कर्व हमारा पॉजिटिव है, मतलब NS बाई 7 ज्यादा पॉजिटिव मिल रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इस पॉइंट पे देखिए NS बाई 7 भी नेगेटिव है और NS बाई 5 भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, और डिप देखने को मिलेगा इस तरह से। बाद में जब ये दोनों हार्मोनिक्स का इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो जो कर्व है वो फंडामेंटल को टच कर लेगा आगे जाते हुए। तो ये हमारा बनेगा कुछ इस तरह का रिजल्टेंट। तो जो ग्रीन वाली लाइन है वो है हमारा रिजल्टेंट कर्व। ये है हमारा रिजल्टेंट कर्व। अब मुझे बताइएगा स्टेबल पॉइंट कितने दिख रहे हैं आपको। मैंने क्या बताया था कि जब भी हमारा जो टॉर्क स्पीड कर्व है वो लोड टॉर्क को जहां पे भी कट कर रहा है वहां वहां पे हमारा स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट बनता है। तो हमारे चार स्टेबल, सॉरी अभी स्टेबल नहीं बोल सकते, सिर्फ ऑपरेटिंग पॉइंट बोलिए। तो हमें चार ऑपरेटिंग पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पे पहला ऑपरेटिंग पॉइंट, यहाँ पे दूसरा ऑपरेटिंग पॉइंट, यहाँ पे तीसरा ऑपरेटिंग पॉइंट, और यहाँ पे चौथा ऑपरेटिंग पॉइंट। करेक्ट। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर स्लोप नेगेटिव है यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क या मशीन टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्पीड मस्ट बी लेस देन जीरो। अगर हमें स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट चाहिए तो हमें क्या देखना पड़ेगा, ये शॉर्टकट है पता करने का, बाकी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं टॉर्क स्लिप या टॉर्क स्पीड कर्व में स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे पता करते हैं, राइट। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए तो वहां वहां पे आप देखिए कि स्लोप कहां पे नेगेटिव हो रहा है। स्लोप मस्ट बी नेगेटिव फॉर स्टेबल ऑपरेशन। तो मतलब स्लोप हमारा हमेशा नीचे की तरफ आ रहा होना चाहिए, इंक्रीमेंट की तरफ जा रहा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या है, पॉइंट वन पे देखिए हमारा स्लोप है ऊपर की तरफ, मतलब जो पहला पॉइंट है वो अनस्टेबल है। दूसरा पॉइंट पे देखिए हमारा जो कर्व है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब नेगेटिव स्लोप, मतलब दूसरा पॉइंट हमारा कैसा है, स्टेबल। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा स्लोप ऊपर की तरफ यानी कि पॉजिटिव स्लोप, तो ऑपरेटिंग पॉइंट कैसा है, अनस्टेबल। और हमारा फोर्थ पॉइंट चेक करिए, फोर्थ पॉइंट पे जो कर्व है वो नीचे की तरफ आ रहा है यानी कि नेगेटिव स्लोप, कर्व हमारा कैसा है, स्टेबल, राइट। तो हमारा जो मशीन है वो हमेशा स्टेबल पॉइंट पे ऑपरेट करने की कोशिश करता है, स्टेबल पॉइंट ढूंढता है। तो हमें दो स्टेबल पॉइंट मिल गए, पहला है सेकेंड पॉइंट, दूसरा है फोर्थ पॉइंट। तो अब मशीन को ये नहीं पता चलेगा कि हमें
किस स्टेबल पॉइंट पे ऑपरेट करना है, उसको तो जो पहला स्टेबल पॉइंट मिलेगा वहां पे ऑपरेट करने लग जाएगी। तो हम स्टार्ट यहां से कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, मशीन आके इस सेकंड पॉइंट पे सेटल हो गई। जैसे ही हमने मोटर को स्टार्ट किया, मोटर सेकंड स्टेबल पॉइंट पे ऑपरेट करने लग गई। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। सेकंड स्टेबल पॉइंट पे हमारी स्पीड कितनी है आप चेक कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली ns/7 at operating point 2। ऑपरेटिंग पॉइंट 2 पे द स्पीड इज ns/7। मान लीजिए अगर हमारा ns कितना है, नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड है 1500 डिवाइडेड बाई 7, तो आप देख सकते हो हमारी मोटर कितनी कम स्पीड पे ऑपरेट कर रही है। नॉर्मली ऑपरेट किस पे करती है, सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम। तो इसको ऑपरेट किस पे करना चाहिए था, 1450 अप्रॉक्स या 1470 अप्रॉक्स, बट ये ऑपरेट किस पे कर रही है, ns/7, इतना कम स्पीड पे। तो जब ये सेकेंड पॉइंट पे ऑपरेट करने लग जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बहुत कम। और इसे एक स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट मिल गया है ये। इसीलिए जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं मोटर को, ये सेकेंड ऑपरेटिंग पॉइंट पे फंस जाती है और ns/7 स्पीड पे ऑपरेट करने लग जाती है। और ये स्पीड बहुत कम है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्रॉलिंग स्पीड। क्रॉलिंग मतलब रेंगना, राइट। जैसे आप बोलते हो कि जो सांप है वो क्रॉल करता है, इस तरह से। तो यही हमारा रीजन है क्रॉलिंग का। तो हमारे पास ns/7 की स्पीड है जिस पे हमारी मोटर ऑपरेट कर रही है। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है, पहली बात तो स्पीड बहुत कम है, जो कि हम नहीं चाहते कितनी कम स्पीड पे हम अपनी मोटर को ऑपरेट करें। दूसरा कारण क्या है, रोटर रोटर रेजिस्टेंस। रोटर रेजिस्टेंस रेफर्ड टू स्टेटर साइड, मैंने क्या प्रूफ करवाया है आप लोगों को, R2-/S। तो जब हमारी मोटर बहुत कम स्पीड पे ऑपरेट करती है तो स्लिप ज़्यादा होती है। और मोटर जब कम स्पीड पे ऑपरेट करेगी, स्लिप ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है रोटर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रोटर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ओवरऑल इम्पीडेंस डिक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल इम्पीडेंस अगर डिक्रीज हो गया तो जो करंट ड्रॉ करेगी मोटर सप्लाई से वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इतनी ज़्यादा करंट वाइंडिंग को डैमेज कर सकती है। राइट, इसीलिए हम नहीं चाहते कि मोटर हमारी किसी भी कारण से क्रॉल करे। तो अब उपाय क्या बचता है, उपाय ये बचता है कि जिन हार्मोनिक्स की वजह से क्रॉलिंग हो रही है उसे हटा दिया जाए। मतलब यहाँ पे क्रॉलिंग हमें देखने को मिल रहा है फिफ्थ हार्मोनिक और सेवेंथ हार्मोनिक की वजह से। तो हार्मोनिक को हटाने का सबसे बढ़िया प्रोसेस क्या होता है कि अपनी वाइंडिंग को शॉर्ट पिच कर दीजिए या वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जैसा मैंने आपको सिंक्रोनस मशीन के केस में बताया था, शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का केस। तो वो लेक्चर आप देख सकते हो, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहला रीजन है कि हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें वाइंडिंग को या शॉर्ट पिच कर दें। इससे हमारा सेवेंथ और फिफ्थ हार्मोनिक एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा क्रॉलिंग क्या है, हट जाएगा। अब मुझे ये बताइए, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो क्रॉलिंग है वो सबसे ज्यादा किस मशीन में होती है। अब एक और चीज समझ लीजिएगा, हमें क्या करना है, इस सेकेंड ऑपरेटिंग पॉइंट से निकलना है। पहुंचना कहाँ पे है, फोर्थ ऑपरेटिंग पॉइंट पे। क्योंकि फोर्थ ऑपरेटिंग पॉइंट किसके पास है, सिंक्रोनस स्पीड के पास है। मतलब हमारी मोटर की स्पीड ज्यादा होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें सेकेंड ऑपरेटिंग पॉइंट से फोर्थ ऑपरेटिंग पॉइंट तक जाना है ताकि हम क्रॉलिंग को एलिमिनेट कर पाए। तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के अलावा,
हम स्टार्टिंग में ही अपनी मोटर को इतनी ज़्यादा एक्सेलरेट कर दें कि ये तुरंत इस सेकेंड ऑपरेटिंग पॉइंट से निकल जाए। अगर इस सेकेंड ऑपरेटिंग पॉइंट से निकल गई है तो वो सीधा जाके कहाँ रुकेगी, फोर्थ ऑपरेटिंग पॉइंट पे, और यही हम चाहते हैं। तो हमें कोई ऐसी मोटर ढूंढनी पड़ेगी जिसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा हो, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट ज़्यादा करे और सेकेंड ऑपरेटिंग पॉइंट से निकल जाए। तो ऐसी कौन सी मोटर है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है? स्लिप रिंग मोटर। तो देखिएगा, 1 सेकेंड, चलिए। स्लिप रिंग मोटर, दूसरा होता है स्क्विरल केज मोटर। तो जो स्लिप रिंग मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? हाई। इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है स्क्विरल केज का? कम। तो स्टार्टिंग टॉर्क। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉगिंग। कॉगिंग क्या होता है? कॉगिंग हमेशा उस मशीन में देखा जाता है जहां पे स्टेटर स्लॉट्स रोटर स्लॉट्स के बराबर हो जाते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके स्टेटर में हैं उतने ही स्लॉट्स आपने कहां पर रख दिए हैं? रोटर में, या दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं। करेक्ट। तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? कॉगिंग। तो कॉगिंग में होता क्या है, मोटर स्टार्ट ही नहीं होती है। मोटर फेल्स टू स्टार्ट। तो इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए हम देखते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि रोटर और स्टेटर के जो टीथ हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं स्टार्टिंग के टाइम पे। चलिए मैं बना के बता देता हूं। ये है हमारे रोटर के स्लॉट्स, तो ये स्टेटर के स्लॉट्स एक दूसरे के आप देख सकते हो आमने सामने आ गए। राइट। ये इसको बोल दीजिए आप, ये हैं स्टेटर वाले स्लॉट, ये हैं रोटर वाले स्लॉट। इसे बोला जाता है टीथ। और ये है हमारा स्लॉट। हमारे कंडक्टर कहाँ रखे गए होते हैं? स्लॉट्स में। तो एक कंडक्टर मान लेते हैं, ये कंडक्टर, ये कंडक्टर, ये कंडक्टर। तो ऐसे सब में कंडक्टर होंगे। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इन कंडक्टर में जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रही है। तो विद द हेल्प ऑफ कर्ल फिंगर रूल, जो करंट है इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो कैसी होगी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट बाहर की तरफ आ रही है। तो ये हमने फ्लक्स शो कर दिया इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इस कंडक्टर की वजह से भी हमने फ्लक्स शो कर दिया इस डायरेक्शन में। इस कंडक्टर की वजह से भी हमने फ्लक्स शो कर दिया इस डायरेक्शन में। और इस कंडक्टर की वजह से भी हमने फ्लक्स शो कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब मुझे बताइए, जब हम एक मैग्नेट को देखते हैं तो उसमें एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो एयर में नॉर्थ से साउथ जाती है। राइट। तो बीच में क्या है? एयर गैप। यहां आप देख सकते हो एयर गैप है। तो फ्लक्स अगर यहां से ऊपर से नीचे जा रही है तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा? नॉर्थ। यहां पे क्या होगा? साउथ। सिमिलरली यहां पे होगा नॉर्थ, यहां पे होगा साउथ, क्योंकि फ्लक्स यहां से ऊपर गई और एंटर कर गई यहां पे। प्लस यहाँ पे कोई पोल इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कैंसिल आउट कर रही हैं। एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ। तो मान लीजिए एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हमारी जो
पोल्स की पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है। तो साउथ पोल क्या करेगा, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे ये दोनों पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो आइडियली होना क्या चाहिए, ये रोटर रोटेट करने लगना चाहिए। बट जो स्टेटर के पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करके रख लेते हैं इस रोटर के पोल्स को जो फॉर्म हो रहे हैं। इसकी वजह से, इस अट्रैक्शन की वजह से मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि जो पोल्स का फोर्स है वो किसी भी चेंज को अपोज करता है। दैट्स वाई मोटर फेल्स टू स्टार्ट। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है कॉगिंग के बारे में। करेक्ट। तो इसको हटाने का एक ही मेथड है कि नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स, नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स को अलग अलग रखिए। तो वो कभी भी एक दूसरे के सामने, यानी कि स्टेटर का टीथ कभी भी रोटर के टीथ के सामने नहीं आ पाएगा अगर दोनों के नंबर ऑफ स्लॉट्स अलग अलग हैं। राइट, तो ये याद रखिएगा दैट दिस इज कॉल्ड क्रॉलिंग। तो चलिए अब बहुत जल्दी जो इंडक्शन मोटर है मिसलेनियस से एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जो मेजर पोर्शन है इंडक्शन मोटर का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब मेजरमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।